डेट भी लिख दिया। जी, ये बताइए आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। जी सर दिख रही है। ओके ओके ठीक। मेरी आवाज क्लियर है रईस? जी सर क्लियर है। ओके जी सर क्लियर है एकदम। जी चलिए, तो आज हम लोग आईसीटी पढ़ने वाले हैं। तो आईसीटी के ताल्लुक से अगर कुछ बुनियादी बात मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि 2022 के आप क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगाना है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग किताब ले लीजिए और लगाइए जरूर। तकरीबन आपके 150 से ज्यादा क्वेश्चन आईसीटी की यूनिट से यानी 169 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 169 क्वेश्चन को आज मैंने देखा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी उस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे ये लगता है कि जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप होगा, आप में से हर कोई जो है वो मतलब एमएस वर्ड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। यानी एमएस ऑफिस के अंदर जो हमारे एक तरीके के 6 टाइप के जो वो आते हैं सॉफ्टवेयर आते हैं ना। एक क्या आता है, एक एमएस एक्सेल आता है जिसके अंदर रिजल्ट वगैरह यानी शीट वगैरह बनाई जाती है। एक होता है एमएस वर्ड जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं खास तौर से, ठीक है। पूरी रिसर्च और दीगर सारी चीजें जो भी हम लिखते हैं, थीसिस मकाले वगैरह सब हम लोग किस में लिखते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर लिखते हैं, ठीक। मदरसे वगैरह के अंदर अगर देखा जाए तो इन पेज का इस्तेमाल किया जाता है उर्दू या अरबी लिखने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोग एमएस वर्ड पे ही वो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अरबी और उर्दू दोनों लिखने के लिए। तो इसमें क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चन इन दो सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं, यानी एमएस वर्ड के कुछ ऑप्शन कुछ एक तरीके से फंक्शन से बने हुए हैं, और इसी तरीके से एमएस एक्सेल जो होता है यानी जिसको हम लोग शीट बोलते हैं, जहां पर फार्मूला वगैरह लगा कर रिजल्ट बनाया जाता है, निकाला जाता है। अब जैसे मान लीजिए अभी आपका जो एनटीए का रिजल्ट निकलता है, या फिर बड़े बड़े मदरसे या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जहां पर लाखों तादाद में बच्चे होते हैं और 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर सारे बच्चों का रिजल्ट निकल जाता है, तो वो कैसे निकलता है? वो एमएस एक्सेल से निकलता है, क्योंकि वहां पर फार्मूला डाल देते हैं। फार्मूला डालने के बाद एक्सेल की कुछ इस तरीके से वहां पर मतलब पॉलिसी वगैरह होती है, जिसको पकड़ के वो क्या करते हैं, एरो से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, वो फार्मूले के मुताबिक वो सारी चीज होती है। तो सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो निकलता हुआ चला जाता है, उनके नंबर के मुताबिक परसेंटेज और दीगर सारी चीजें जो है वो निकल जाती हैं। तो इसमें क्या है कि कम से कम आपके इस बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं 7 या 8 क्वेश्चन आप मान लीजिए, या अराउंड 6 क्वेश्चन, ठीक है, आपके कहाँ से आए हुए हैं, एमएस एक्सेल से आए हुए हैं। और एमएस एक्सेल के अंदर जो फार्मूले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए एवरेज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला एमएस एक्सेल के अंदर लगता है, इससे भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला एमएस एक्सेल के अंदर लगता है, इससे भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ और भी चार्ट की शक्ल में आपको मतलब आप देखेंगे पीवाई की उसको, तो चार्ट की शक्ल में एमएस एक्सेल से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर जब वो वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो बिल्कुल एक आपके लिए बिल्कुल नई चीज होगी, आप उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक आपने एमएस एक्सेल का इस्तेमाल नहीं किया होगा तब तक आप क्या कर सकते हैं उस पर, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को आप नहीं डील कर सकते हैं। मान लीजिए अभी एमएस एक्सेल हमारे सामने होता, ठीक है, तो उन सारी चीजों को आप अपने सामने परफॉर्म करके निकाल सकते थे। बट एग्जाम हॉल के अंदर आपको पीडीएफ की शक्ल में या एक तरीके से जेपीजी की शक्ल में वो आपको फोटो वहां पर दिया जाता है या क्वेश्चन दिया जाता है, जिसके मुताबिक आपसे पूछा जाता है। तो इसकी एक शर्त ये हो सकती है, यानी इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए, तो एक शर्त ये हो सकती है कि आप लोग फिर इसके लिए कुछ टाइम निकाल कर एमएस एक्सेल पे प्रैक्टिस करो कि एवरेज कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकलता है। जबकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसके लिए अपना टाइम निकालें, क्योंकि देखिए अगर 169 के अंदर 6 क्वेश्चन इस तरीके के आए, बाकी बहुत सारे कंसेप्ट और आए हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इतना ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बट मैं आपको एवरेज वाला, परसेंटेज वाला, ये दीगर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से मतलब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट उसके लिए शर्त वही होगी कि कुछ का फार्मूला जो है वो मतलब बहुत छोटा सा होगा, कुछ का फार्मूला जो है बहुत लंबा सा होगा, तो फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, हमें खुद ही नहीं याद, क्योंकि इन सारी चीजों को हमने भी सीख रखा, बट फार्मूला हमें भी नहीं याद, हमने कहीं पर लिख रखा है। तो हर तरीके का फार्मूला अलग होता है। मदरसे वगैरह के अंदर जो एमएस एक्सेल और ये एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर बताते हैं, सिखाते हैं, वो मदरसे वालों का एक तरीके से आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि देवबंद से एक किताब छपी हुई है, वो 5 जिल्दों के अंदर है कंप्यूटर की, ठीक है। कास्मी करके कुछ इस तरीके का उस कंप्यूटर की किताब का नाम है। तो अगर वो किताब आप लोगों को मिल जाती है तो एमएस एक्सेल वाली जो किताब होगी
जी, उसके अंदर सारा फार्मूला वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो वो वाला फार्मूला जो है वो आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है वो दूसरे तरीके का फार्मूला, क्योंकि फार्मूले बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे होता है ना कि मैथ एक जो है आप मतलब अलग अलग तरीके से क्या है आप मैथ को निकाल सकते हो, बशर्ते कि रिजल्ट आपका सही आना चाहिए। तो उसी तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर भी वो सारी चीजें अप्लाई की जाती है। मान लीजिए अभी मैं आपको एवरेज का फार्मूला जो मैंने सीखा है वो बता दिया, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर वो वाला फार्मूला नहीं आएगा, कोई दूसरा फार्मूला आ जाएगा। तो इस वजह से इस पे हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, बट समझने की जरूरत है। कुछ चीजें हम भी अपनी तरफ से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उसको बना सकते हैं आसानी के साथ। ठीक। और एक बात ये भी है कि आप लोग एमएस वर्ड और ये अगर ये सारी चीजें आप लोग चलाते हो, ठीक है, तो उनके हर ऑप्शन पे या एक तरीके से जो भी फंक्शन होते हैं उन पे जो चीजें लिखी हुई होती हैं, जो नाम लिखा हुआ था, थोड़ा उस पर भी तवज्जो डालने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं ये फंक्शन को खोलता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं। कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं इस बार। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मेरा पॉइंट जो है? जी सर। जी सर। जी, तो चलिए आज हम लोग कुछ ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके जो है वो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। जैसे हमने टीचिंग के अंदर बोला कि 110 क्वेश्चन है, तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन आप मान लीजिए जो आपके सर के ऊपर से जाने वाला। तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हर यूनिट के अंदर आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए आपके एग्जाम के अंदर आपको 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और हम लोग जो है पूरी शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं और पूरी शिफ्ट के मुताबिक बताते हैं कि 20 क्वेश्चन ऐसा है। तो जरूरी नहीं है कि वही 20 क्वेश्चन आपके अंदर आएंगे। आपको 20 अगर नहीं आ रहे, बाकी अगर 140 150 आप कर ले जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, आपकी तैयारी ठीक ठाक, बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए कुछ नए कंसेप्ट को भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए एक बात मैं और यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आज जो है कुछ थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने जो चीजें तैयार कर रखी थी पढ़ाने के लिए वो अचानक वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो जल्दी फल्दी में मुझे आना पड़ा। तो जैसे कि अगर आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली क्लास मतलब जो आईसीटी की पहली क्लास हो चुकी है, अगर मतलब नहीं देखा होगा, तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जरूर कम से कम शुरू की 5 क्लासेस जरूर देख लीजिए। 5 या 6 क्लासेस आईसीटी के आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है आईसीटी के बेसिक बुनियादी और दीगर सारी चीजें, मेमोरी के जो एस्पेक्ट है, मेमोरी के जो हायरार्की है, दीगर सारी चीजें जो है वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर की गई है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेंगे, अगर उसको आप नोट कर लेंगे तभी क्या है ये सारी चीजें आपके जहन में आने वाली, क्योंकि उसी का प्रैक्टिकल हम इन क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फ्रॉम द लिस्ट ए ई, ठीक है, यानी ए से ई तक की जो लिस्ट दी गई है, गिवन बिलो आर द आउटपुट डिवाइस ओनली। तो यहाँ पर क्या है, आउटपुट डिवाइस को बताना है, ए से लेकर ई तक के अंदर कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क या बजर, वेब कैम या एसएसडी या लेजर प्रिंटर, कौन सी यहाँ पर क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस होगी। सर लास्ट ऑप्शन। और कोई बताएगा? सर ए ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो इसका जो मतलब सही है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो है एक अलग सी चीज दे दी गई है ना, मतलब यहाँ पर सारी चीजें हमें मालूम है, ठीक है। ये वेब कैम क्या होता है, किसी को मालूम है कहाँ पर लगा होता है ये, मतलब किसको बोलते हैं? लैपटॉप के जो आगे होता है वही है क्या सर? हाँ ठीक, बिल्कुल सही बताया। तो ये जो लैपटॉप की स्क्रीन के आगे लगा होता है, ठीक है, मतलब बहुत पुराने लैपटॉप में नहीं रहता था, लेकिन आज के जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं सब में ये कैमरा लगा होता है। बाकी ये सीएसडी जो है ये हमारी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। और ब्लू-रे डिस्क जो है ये भी एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताइए ये ब्लू-रे डिस्क जो है ये आपकी किसके अंदर आएगी, ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आएगी या मैग्नेटिक के अंदर आएगी, या सीएसडी और ब्लू-रे दोनों के बारे में बताइए। ऑप्टिकल। ऑप्टिकल से। हाँ ठीक है, ब्लू-रे डिस्क आपकी जो है ये ऑप्टिकल के अंदर आएगी, ठीक है। और ये आपकी एसएसडी किसके अंदर आएगी? ये तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी हमने भी कहा। तो वही हम पूछ रहे हैं कि ये ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश मेमोरी, ये तीनों की कैटेगरी में से किस कैटेगरी के अंदर ये फॉल फ्लैश करे।
फ्लैश फ्लैश मेमोरी। फ्लैश में सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये फ्लैश मेमोरी के अंदर आएगी। तो इस तरीके की चीजें आप लोग अपनी रिवीजन पे रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो बजर है या फिर इस तरीके का लेजर प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, आउटपुट एंड एक होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है, एक होता है आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज को बाहर कर देना, आउट कर देना। इनपुट का मतलब किसी चीज को अंदर करना। तो कंप्यूटर के अंदर हर वो डिवाइस जिससे हम कोई काम करते हैं, यानी एक तरीके से अपने लैपटॉप पे या हमारा जो डेस्कटॉप होता है उसको हम कुछ करने के लिए भेजते हैं, जैसे माउस से हम काम करते हैं, कीबोर्ड से हम काम करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और एक तरीके से लेजर प्रिंटर जो है, जो प्रिंट करके हमें देता है, जैसे साउंड है, ठीक है, साउंड से हम आवाज लेते हैं, तो वो हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये बजर जो है एक तरीके का सिग्नल साउंड ही है। देखो बजर को बेपर बोलते हैं, इज एन आइडियो सिग्नलिंग डिवाइस, टिपिकल यूज ऑफ बजर एंड बेपर्स इंक्लूड अलार्म डिवाइस या टाइमर्स। तो ये जो अलार्म डिवाइस होती है या फिर टाइमर्स होते हैं, ठीक है, टाइमर्स यानी अलार्म की तरीके का जो आपको टाइम बताता है वही है। तो इस तरीके का यानी साउंड की शक्ल में होता है, उसी के अंदर ये लगा होता है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक। तो इसको अगर ना मालूम हो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ये भी एक तरीके की आउटपुट डिवाइस है, इसको बेपर भी बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 2। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर की टर्म दी गई है और उसके डिस्क्रिप्शन यानी उसके खुसूसियात दिए गए हैं। तो आपको बताना है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। तो इनके फ्यूचर क्या है उससे आपको रिलेट करके बताना है। सर लास्ट ऑप्शन। नहीं नहीं, लास्ट तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, नहीं सर, ए ऑप्शन है क्या सर? नहीं। सर 3 और 4 में थर्ड ऑप्शन। हाँ ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर ए होना चाहिए, ठीक है, बी ही है, ठीक जी है। सर, इस वजह से थोड़ा चलिए सा ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर है। तो इसमें देखिए क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम। जी। आप में से हमें कोई बताएगा कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? नसरीन, आपको मालूम है? मतलब सीपीयू के जो अज्जा तीन और होते हैं वो कितने, तीन मतलब कितने पार्ट में होते हैं? जी रईस, आप बताइए। 3 सर। हाँ जी, कौन कौन? एक तो ये हमारा यहीं पे है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक सीयू होता है, एक एमयू होता है। हाँ ठीक है। देखिए हमने पढ़ा, देखिए सारी चीजें हमने शुरू में पढ़ी, बहुत अच्छे से हमने पढ़ी। तो मैंने पहले भी बताया कि आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसका यहाँ पर ये प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार उसी चीजों को लाने की कोई सेंस नहीं निकलती है, ठीक है। तो देखिए सीपीयू जो होता है, जिसको हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, यानी दिमाग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सीपीयू, मान लीजिए ये आपका क्या है, सीपीयू है। तो इसके अंदर आपके 3 यानी पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एएलयू होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट है, एक हमारी जो होती है मेमोरी यूनिट है। यानी मेमोरी यूनिट अगर बोल दी गई तो मेमोरी यूनिट के अंदर हमारी कौन कौन सी मेमोरी यूनिट होती है, रजिस्टर है, कैश है, प्राइमरी मतलब रैम रोम, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है, सीपीयू के अंदर आती है, ठीक है। यानी जो सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के ही पार्ट में होती है। तो एएलयू का काम क्या होता है, इसमें क्या है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हम ये मैथमेटिकल वाला काम करते हैं, यानी कुछ ऑपरेशन का, मैथमेटिकल वाले काम का परफॉर्म करने का जो हम काम करते हैं, ज़रब है, जोड़ है, घटाना, ये सारी चीजें जो हम करते हैं, उस फंक्शन को कौन डील करता है, एएलयू देखता है। सीयू का किस चीज को देखता है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट वगैरह जो हम चलाते हैं और जो भी दीगर सारे सिग्नल होते हैं कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क वगैरह की सारी चीजों को कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको हमें मालूम है। फिर उसके बाद हमारी होती है रीड ओनली मेमोरी। 1 मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
वेट करने के लिए बोला। रखने के लिए बोला। जी 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ ठीक, माजरत चाहूँ, मेरे अब्बू ने बुला लिया था मुझे। तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम का काम हमें मालूम है एंड रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो क्या होता है। तो देखिए रैम क्या करता है, यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो करंटली जो हमारा कंप्यूटर पे सारा बोझ चल रहा है, जैसे आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो। तो ये करंटली जो काम यानी रनिंग में जो काम चल रहा है, ये सारी चीजें ये कंप्यूटर के किस मेमोरी के अंदर होती है, ये रैम के अंदर होती है। और जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम लोग यही देखते हैं कि रैम मतलब इसका कितनी जीबी का रैम है, क्योंकि जिस मोबाइल या जिस कंप्यूटर का रैम अच्छा होता है उसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। तो यानी अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर अगर एक साथ बहुत सारी चीजों को आप परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी इस कंप्यूटर के अंदर मैं अपना वेब ब्राउजर खोलता हूं तो एक साथ न जाने मैं कितनी सारी फाइलों को खोल के वहां पर काम करता हूं। तो एक तरीके से क्या ये पूरा बोझ कंप्यूटर पे चल रहा है। तो यानी कंप्यूटर के अंदर अगर रैम मेमोरी आपकी हाई मतलब बहुत अच्छी होगी, अच्छी जीबी की होगी, तो इसका क्या मतलब आपकी कंप्यूटर की स्पीड जो होगी वो अच्छी होती है। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी जो भी होता है रोम, उसका एक कीवर्ड होता है, उसको आप लोग अपने जहन में रख लीजिए, स्टोर्स बूटस्ट्रैप लोडर्स एंड BIOS, यानी जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है, यानी जब भी आप अपने कंप्यूटर को मतलब आप का कंप्यूटर जब स्विच ऑफ होता है, जब भी आप उसको ऑन करते हो, तो ऑन करने के टाइम जो भी इस तरीके की प्रोसेसिंग स्पाइन करती रहती है, यानी घूमती रहती होता है ना, कि यानी कभी कभी आप कुछ भी करते हो या अपना मोबाइल ऑन करते हो, तो मोबाइल ऑन करते हो डायरेक्टली आपका मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ प्रोसेस लेता है, यानी इस तरीके से गोल चक्कर के दायरे में जो है वो घूमता रहता है। तो ये वाली जो प्रोसेसिंग होती है ये कंप्यूटर की किस मेमोरी के अंदर होती है, वो रोम के अंदर होती है। और रोम एक ऐसी मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर होती है जिसको फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, यानी ये मेमोरी जो होती है ये फिक्स होती है, इसको कोई भी मतलब इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे रैम जो है हम अपने कंप्यूटर के अंदर रैम मेमोरी को बदलवा सकते हैं, बट रोम जो हमारा होता है जो कंपनी ने दे दिया है, ठीक है, रोम हमारा वही रहेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और रोम के अंदर जो भी चीजें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो कंपनी वाले खुद इसके कान में देकर भेजते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर ये मेमोरी लगी होती है, इसका कुछ फिक्स काम होता है, जब ये फिक्स काम को ही परफॉर्म करती है, इसके अंदर ह्यूमन अपना कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता। जैसे क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो बटन स्विच ऑफ की मतलब बना दी गई है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी बटन है, यानी हर बटन पे आप देखेंगे मतलब ये अल्फाबेट वगैरह और दीगर सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है, लेकिन कंप्यूटर की जो मतलब स्विच ऑफ करने की बटन या स्विच ऑन करने की जो बटन है वो अलग अलग बनाई गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वो बटन सिर्फ उसी बटन से क्या है हम कंप्यूटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो रोम मेमोरी के अंदर है, यानी रोम मेमोरी के अंदर उस बटन को फिक्स कर दिया गया है, यानी ये फिक्स वाली होती है, इसका जो काम है वो वही काम करेगी, यानी उस स्विच ऑफ वाली बटन से हम कोई दूसरा काम परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो रोम मेमोरी के अंदर उस बटन को बैठा दिया गया है। ठीक, तो इसी तरीके से कंप्यूटर का जब बूटस्ट्रैप होता है, जो लोडिंग होती है स्विच ऑफ, जब हम मोबाइल हमारा स्विच ऑफ होता है या कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ होता है, उसको हम ऑन करते हैं, तो उस प्रोसेस वाली चीज को किसके अंदर डाल दिया गया है, रोम मेमोरी के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो रोम के अंदर होती हैं। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अगर हम मिलाएंगे टू से कैरी आउट ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट। तो एंड और नॉट का मतलब क्या होता है, यानी पॉजिटिव प्लस निगेटिव। जैसे क्या होता है, कैलकुलेशन करना, माइनस प्लस डिवाइस, ये सारी चीजों वाला जो काम होता है जोड़ घटाने वाला, वो कंप्यूटर के अंदर कौन सा मतलब फंक्शन आपको परफॉर्म करता है या मैनेज करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी मैथमेटिक्स एंड लॉजिशियन, जितनी भी मैथ के अंदर की चीजों को हम परफॉर्म करते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर आता है। क्या कोई बात हो गई क्या? ठीक है, फिर इसी तरीके से एक होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल का मतलब ही कंट्रोल है। तो कह रहे हैं कि फिच एंड मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इंटर्न, यानी जो भी सारे इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूशन में यानी जो रन मतलब चल रहे हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं, उसको ये क्या करता है, मैनेज करता है। यानी जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, इंटरनेट के जितने भी फंक्शन आप परफॉर्म करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर,
तो वो सारा कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। अब देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको हम किससे मिलाएंगे? 1 से मिलाएंगे। स्टोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली इन यूज, तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट को ये स्टोर करता है जो करंटली हमारे यूज में होता है। जैसे एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यानी कंप्यूटर के अंदर एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते या इसके अंदर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो किस लिए होता है? वो कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए होता है, यानी आपकी जो मेमोरी की मैनेजमेंट होती है, आप जितनी भी सारी चीजों को अंदरूनी तौर पे चलाते हो या कंप्यूटर को जो चलाते हो, वो अंदर से एक क्या है? ऑपरेटिंग हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है, उसको वो मैनेज करता है, ठीक, वो अंदर रहता है। बट उस पे जब हम कोई काम रनिंग में करते हैं, यानी उसको चलाते हैं, हरकत करते हैं, तो वो सारा काम हमारे किसके अंदर आ जाता है? वो रैम के अंदर आ जाता है। तो उस चीज को रैम मेमोरी जो है वो परफॉर्म करती है। फिर रीड ओनली मेमोरी हमारी क्या है? स्टोर बूटस्ट्रैप लोडर्स एंड BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बूटस्ट्रैप वही हमने बता दिया कि जब भी आप कंप्यूटर वगैरह को ऑन करते हैं तो इस तरीके से जो प्रोसेसिंग होती है उसको ये स्टोर करता है। ये सारी की चीजें जो हमारी होती है कहाँ पर होती है? रीड ओनली मेमोरी के अंदर ये होती है। ठीक, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोग अगर नहीं देखे होंगे तो मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग जो पहली की क्लास ICT की हो चुकी है, कम से कम 4 या 5 क्लासेस आप लोग देख लीजिए। मेमोरी की बेसिक और दीगर सारी चीजें वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। जी सर। चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि गूगल सर्च रिजल्ट रिटर्न द सेम इंफॉर्मेशन टू एनीवन हु एंटर द सेम कीवर्ड। कह रहे हैं कि गूगल जो है गूगल सर्च रिजल्ट, यानी गूगल पे अगर आप सर्च करते हो तो वो रिजल्ट जो है रिटर्न करता है, यानी सेम इंफॉर्मेशन ही रिटर्न करता है। एनीवन यानी सबको, हु इंटर द सेम कीवर्ड, जो अगर आप सेम मतलब जो सेम कीवर्ड को इंटर करेगा। यानी कहने की बात है गूगल पे अगर आप या हम कोई भी, अगर कोई भी मतलब सेम इंफॉर्मेशन को हम गूगल पे एक तरीके से इंटर करते हैं, गूगल पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो सबको सेम तरीके की ही इंफॉर्मेशन देता है? एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी लिखते हो कि एप्पल क्या होता है, ठीक है, ये आपकी एक तरीके की इंफॉर्मेशन, इसको मैं भी सर्च करता हूं, मैं लैपटॉप पे करता हूं, आप अपने मोबाइल पे कीजिए, किसी भी तरीके से आप सब लोग इसी चीज को सर्च कीजिए एप्पल क्या होता है। क्या गूगल जो है सबको सेम रिजल्ट देगा? यानी जो वेब ब्राउजर मेरे सामने, वेब पेज मेरे सामने खुलकर आएगा, वही वेब पेज आपके सामने भी खुल के आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सर्च इंजन आर गैदरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सर्च एंड अवर सेल्स। कह रहे हैं कि सर्च इंजन जो है वो क्या है, एक तरीके से इन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के अमाउंट को गैदर करता है हमारे सर्च के बारे में और हमारे खुद के बारे में। यानी जो हम एप्पल के बारे में सर्च करेंगे वो एक तरीके से हमें वास्ट अमाउंट इंफॉर्मेशन, यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वो देगा हमारे सर्च के बारे में, जो भी हम सर्च करेंगे एप्पल के बारे में। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट आपको सही लगता है? ऑप्शन ए सर। तो दोनों सही है सर, ये तो डी सेम रिजल्ट नहीं देता, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देता है। हाँ ठीक है। देखिए ये सेम इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इससे पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था, मुझे याद है पहली क्लास के अंदर। तो ये आपके मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए PYQs को बनाकर ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आप में से अभी देखिए बहुत सारे लोग सर्च कर करके देख लीजिए, सबका जो है वो अलग अलग तरीके से आएगा। मान लीजिए अगर मेरे पे पहले कुछ इस तरीके से ए वाला आ रहा है, ठीक है, यानी शुरू ही में ए वाला आ रहा है, तो आप में से किसी में वो क्या है, बिल्कुल लास्ट में ए वाला दिखेगा। कुछ इस तरीके की चीज है जो डिफरेंट डिफरेंट लिंक आपके सामने खुलकर आएगी। सेम तरीके का वेब पेज जो है सबके सामने नहीं खुलता है, आप लोग देख लीजिए रियल लाइफ में सर्च करके कोई भी चीज, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक। दूसरा जो है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहे इन सिंक्रोनस मोड बोथ टीचर एंड लर्नर आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। यानी सिंक्रोनस मोड में कह रहे हैं कि टीचर और लर्नर जो है वो सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। Tutors in online space don't have the opportunity to show the partiality and steadfastness towards the knowledge। हम देखिए steadfastness का मतलब क्या होता है, यानी साबित कदमी या मजबूती हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मजबूती या साबित कदमी का माना क्या है, ठीक है, यानी अच्छे के माने में हम यहाँ पर लेंगे। ट्यूटर्स का मतलब आप टीचर ले सकते हो। कह रहे हैं कि जो ट्यूटर्स हैं वो ऑनलाइन मोड में या ऑनलाइन स्पेस में उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती वो नॉलेज की मजबूती को शो करें। क्या ऑनलाइन मोड में अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, मैं एक अच्छे तरीके से नॉलेज को आपके सामने शो कर सकूं, कुछ ऐसा होता है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डोंट कह दिया है, तो इस वजह से क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। बाकी फर्स्ट वाला आपका सही है। सिंक्रोनस जो होता है जो सेम टाइम पे होता है, जैसे अभी हम लोग आमने सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगरचे बोल बात हो रही, क्योंकि हमारी बात भी आपके सामने जा रही है, आपकी बात भी मैं अपने सामने सुन रहा हूँ, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर आ गया सीसी एंड बीसीसी वाला, ठीक है, इसको भी हमने शायद पढ़ा था। कंसीडर द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स इन द ईमेल सॉफ्टवेयर। तो ये कह रहे हैं कि यानी 2 के अंदर जो ईमेल है वो रवि का ईमेल है, सीसी के अंदर जो है वो राजन ईमेल राज का है, इसी तरीके से राजन का है, एक राजन का है, एक राज का है। फिर बीसीसी के अंदर जो है वो सिर्फ राकेश है। तो कह रहे हैं कि विच रिसिप्टेंट्स आर एबल टू सी द ऑल अदर रिसिप्टेंट्स। तो यानी फॉलोइंग में से कौन सा रिसिप्टेंट्स है जो एबल होगा कि वो सारे दूसरे रिसिप्टेंट्स को देखे, कि मतलब किसने ईमेल को रिसीव किया है, राजन, राज एंड राकेश, या रवि, राजन एंड राज, या राकेश, क्या है ये? ऑप्शन डी सर। डी। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। डी सर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर है। देखिए अगर जब भी आप लोग ईमेल करते हो, ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर आप खोलोगे तो आप मतलब किसी को अगर ईमेल करते हो तो हमारे ईमेल के अंदर वो ऑप्शन जो है वो हाइड रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम से हमारा ईमेल जाता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा ईमेल मैं यहाँ से अपने ईमेल से भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। तो सिंपली अगर मैं आप में से किसी को भेजता हूं तो हम 2 पे करके भेज देते हैं, बट इसी 2 वाले ऑप्शन को आप अपने मोबाइल में क्लिक कीजिए तो वहां पर उसके नीचे भी एक ऑप्शन आएगा, सीसी का आएगा, इसी तरीके से बीसीसी का आएगा, ठीक है। इस तरीके के 4-5 ऑप्शन आते हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है, ठीक है, इस तरीके का जो फंक्शन आपके सामने बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल हेडर बोलते हैं, ठीक। इससे भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम ईमेल हेडर बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं सिंपली आप में से, ठीक है, यानी आप में से किसी एक को मैं ईमेल भेजता हूँ, मान लीजिए या मेरा ईमेल जो है आर, मैंने एक लड़के का नाम लिख दिया है, तो मेरा ईमेल सिर्फ आर को जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूं तो इसमें मैं 2 में अगर ईमेल भेजूंगा सिर्फ एक बच्चे को जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरा कोई पैगाम है, कोई मैसेज, जैसे मान लीजिए ईद की मुबारकबाद हम दे रहे थे किसी को, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट को मेरा मैसेज पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, उन सारे स्टूडेंट की ईमेल आईडी हमारे पास होगी तो उनको हम सीसी के अंदर दर्ज कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक लड़का है आर, एक है यस, एक है डी, एक है एफ, एक है ए, ठीक है। तो फिर अगर हम मैसेज भेजेंगे तो मेरा जो मैसेज है इन सारे बच्चों को पहुंच जाएगा, ठीक। तो इन सारे बच्चों को पहुंच जाएगा और यहाँ पर जो बच्चे होंगे सीसी के अंदर, वो हर बच्चों को मालूम होगा कि ये वाला ईमेल जो है आर के पास भी गया है, यस के पास भी, डी के पास, एफ के पास, ए के पास। इसी तरीके से ए वाला भी जान जाएगा कि ये जो ईमेल मुझे आया वो एफ के पास भी गया, डी के पास भी गया, यस के पास, आर के, यानी इसमें से हर कोई जो है आपस में देख सकता है कि ईमेल कितने लोगों के पास जो है भेजा गया है, ठीक। बट अगर मैं चाहता हूं कि इसी ईमेल की एक कॉपी मैं किसी अपने बड़े को दे दूं ताकि उनके पास ये रिकॉर्ड रह सके कि हाँ मैंने इतने लोगों को ईमेल भेजा है, तो बीसीसी के अंदर मान लीजिए मैं किसी ऐसे बंदे कोई मतलब बड़ा बंदा है जिसको मैं ईमेल आईडी उसकी लिखता हूं, मैं मतलब मान लीजिए मैंने उसका नाम क्यों से इस तरीके से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा ईमेल मैंने आपको भी भेजा, बट उसी मैसेज को मुझे क्यों के पास भी भेजना है, ठीक है। तो ये क्यों के पास ईमेल तो चला जाएगा, बट सीसी वाले जो है वो बीसीसी को नहीं देख सकते, बट ये बीसीसी वाला जो है वो सबको देख सकता है कि यानी एक ये ईमेल मुझे भी मिला है, ठीक है, और इतने बंदों को मिला है, ठीक है, और कहाँ से ये ईमेल आया है। इसी तरीके से अगर हम बीसीसी के अंदर 2 बंदों का नाम डालते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो ईमेल की कॉपी है किसी 2 बड़े आदमी के पास, हम चाहते हैं कि ये 2 बड़े आदमी के पास इस तरीके की ईमेल की कॉपी वहां पर मौजूद हो, तो एक बंदे का नाम हमने क्यों लिख दिया, दूसरे बंदे का नाम हमने यस लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों वाला सबको देख सकता है, बट ये क्यों वाला ये नहीं जान पाएगा कि यानी ये जो ब्लाइंड कॉपी हमें भेजी गई है, पर्सनल कॉपी, वो एक किसी और को भी भेजी गई है, यानी यस को भेजी गई है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में नहीं देख सकते। हाँ, यस वाला इन सबको देख सकता है, क्यों वाला इन सबको देख सकता है, बट ये दोनों जो है आपस में नहीं देख सकते। इसी तरीके से 2cc वाले जो है, 2 और cc वाले आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, बट cc वाले जो है इनको नहीं देख सकते, ठीक। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो देखिए सीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी, ठीक है। सर बीसीसी का। हाँ जी बोलिए। अच्छा, बीसीसी कैसे देख सकता है, बीसीसी तो ब्लाइंड है ना। क्या क्या बोल रहे हो? बीसीसी तो ब्लाइंड है ना, तो बीसीसी कैसे देख सकता है, सबको देख बीसीसी ब्लाइंड है, बीसीसी जो है वो आपस के, अगर एक बीसीसी के अंदर 2 बीसीसी का नाम है, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, वो आपस में छुपे हुए हैं, बट वो सबको देख सकते हैं। जो सीसी के अंदर है, जो फ्रॉम से ईमेल आया है, उन सबको वो देख सकते हैं, दूसरे उनको नहीं देख सकते। हाँ, वो दूसरे को नहीं, वो दूसरे के लिए अंधे हैं, ठीक है, बाकी सबके लिए वो है, उनको आंख है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। और सीसी का क्या बताया आपने, क्या है? सीसी जो है सिर्फ उनको ही देख सकता है जो आसपास है।
कौन किसको देख सकता है? आपकी आवाज क्लियर मुझे नहीं आ रही। सीसी की बात कर रही हूँ। हाँ, सीसी जो है वो सिर्फ मतलब कहाँ से उसको ईमेल आ रहा है वो उसको देख सकता है, और उसके मतलब वो जो ईमेल गया सीसी के पास जो है वो आपस में सबको देख सकते हैं, बट वो बीसीसी को नहीं देख सकता। देखिए सिंपल सी बात है, सीसी वाले, टू वाले, फ्रॉम वाले, ये आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, बट बीसीसी को नहीं देख सकते। बीसीसी जो है ये सबसे बड़ा है, यानी इसको आप पीएम मान लीजिए, ये हर किसी को देख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी बीसीसी के अंदर कोई एक नाम और दे दिया गया है तो एक बीसीसी दूसरे बीसीसी को नहीं देख सकता। दोनों आपस में इंडिविजुअली सबको देख सकते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। ठीक, जी ठीक। हाँ चलिए। देखिए आप लोगों को याद होगा, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह से अगर कोई मैसेज आता है आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी से या रोल नंबर का कुछ इस तरीके का एग्जाम का मैसेज आता है, या एनटीए का जो मैसेज आता है, एडमिट कार्ड वगैरह का और दीगर सारी चीजों का मैसेज आता है, वो मैसेज किस में आता है? वो सीसी के अंदर आता है। आप में से किसी के पास वो मैसेज हो, अभी आप लोग सर्च करके देख लीजिए, वो सीसी के ही कॉलम में वो सारा मैसेज होता है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है, जो मुझे मिला है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो कितने बच्चों को इस तरीके का मैसेज भेजा गया है, ठीक है। वो आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, सबके नाम को भी हम ईमेल आईडी के जरिए पढ़ सकते हैं। बट अगर उसी की कोई एक कॉपी आप बीसीसी के अंदर भेजते हो, ताकि आप चाहते हो कि हमारे बड़े जो हैं उनके पास भी ये कॉपी मौजूद रहे कि हमने इतने बच्चों को इस तरीके का ईमेल भेजा है, तो बीसीसी वाले जो हैं वो एबल होंगे कि वो देख सकते हैं कि कहाँ से ये ईमेल भेजा गया और कितने बच्चों को भेजा गया है। बस सीसी वाले जो है वो ये नहीं जान पाएंगे कि ये जो कॉपी, मतलब ये जो ईमेल हम लोगों को भेजा गया है, क्या इसकी एक कॉपी किसी और को भेजी गई है। तो सीसी वाले जो है बीसीसी को नहीं देख सकते। अब देखिए यहाँ पर जो ईमेल बोला गया है ना, रवि है, टू में ईमेल है, राजन है, तो यानी सीसी के अंदर दो ईमेल भेजा गया है। तो अब ये सीसी के अंदर जो दो हैं, दो बंदों का नाम, ये दोनों आपस में जान जाएंगे। राज भी जान जाएगा कि जो मुझे ईमेल मिला है वो राजन को भी मिला है, इसी तरीके से राजन भी जान जाएगा कि जो ईमेल मुझे भेजा गया है वो राज को भी भेजा गया है, ठीक है। बट राजन और राज ये नहीं जान पाएंगे कि ये ईमेल राकेश को दिया गया है, ठीक है। लेकिन राकेश जो है ये सबको जानेगा कि हाँ, राजन को ईमेल भेजा गया है, राज को भी भेजा गया और रवि को भी भेजा गया है, ठीक है। तो यानी बीसीसी जो है, तो ये सिर्फ आपस के लिए अंधे है। यानी अगर इस बीसीसी के अंदर एक और नाम हो सकता है, हम यहाँ पर एक तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुंदरा आप लिख दो, ठीक है। तो लेकिन ये बीसीसी जो है आपस में नहीं देख सकते एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, अगर बीसीसी में ये दो नाम होंगे तो ये दोनों आपस में नहीं देख सकते, बट सीसी में दो नाम है तो ये दोनों आपस में देख रहे हैं, ठीक है। जी सर जी। हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 6, द सीक्वेंस ऑफ जोन इन काइनेसिस। तो ये देखिए कम्युनिकेशन की टाइप है, बट इस फाइल के अंदर ये टाइप होकर आ गई है। तो इसको हमने पढ़ाया था कि यानी कम्युनिकेशन करने के लिए जो हमारी प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, यानी कितना हम डिस्टेंस से किससे बनाकर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लिमिट बताई गई है कि इंटीमेट, पर्सनल, पब्लिक, सोशल। तो उसी का वो एक तरीके से सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि सबसे कम फिर कितना ज्यादा, सबसे, इस तरीके का सीक्वेंस पूछा गया है। सर ऑप्शन बी, डी सर, लास्ट ऑप्शन। जी सर, लास्ट ऑप्शन। हाँ डी। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन। देखिए इंटीमेट, यहाँ पर देखिए आप देख लीजिए, इंटीमेट जो होता है इसका क्या मतलब है, यानी आपके जो बिल्कुल अंदरूनी जो दोस्त होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल दिली दोस्त जो हो सकते हैं, या फिर आपके जो दिली, बिल्कुल आपके घर के अंदर आपके माँ है, भाई है, बहन, इस तरीके से जो है, इनसे जो आप दूरी बनाकर कम्युनिकेट करोगे 1.5 फीट है या 0.45 मीटर है, ठीक है। फिर उसके आगे जो आप जाओगे तो आपका पर्सनल स्पेस जो होगा वो 4 फीट का होगा या 1.2 मीटर का होगा। इसी तरीके से आपका सोशल है, फिर पब्लिक है। तो इसमें क्या है कि ये जो है मतलब कम है, कम, ज्यादा, ज्यादा, इस तरीके से ये लेवल आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैच द कॉलम में आपसे फिट वाला या मीटर वाला भी इस तरीके से पूछ सकते हैं। बहरहाल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, इस तरीके से सबसे बड़ा जो है वो पब्लिक स्पेस है। तो ये नाम याद होना चाहिए, इंटीमेस जो है सबसे छोटा है, फिर पर्सनल है, फिर उसके बाद सोशल बढ़ेगा, फिर पब्लिक बढ़ेगा, ठीक। चलिए जी सर। जी, देखिए अब इस तरीके के आपके ये क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। कह रहे हैं कि द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 19। अब यहाँ पर इसका बेस जो दिया गया है 10 है, इज द बाइनरी। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डेसिमल नंबर आपको 19 दिया गया है उसकी आपको बाइनरी बताना है। क्या ये बाइनरी जो आपको ऑप्शन में दी गई है, स्टेटमेंट में दी गई है, क्या इस डेसिमल नंबर के ये इक्विवेलेंट बराबर है। फिर स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं कि ये जो बाइनरी है, ये जो बाइनरी है, ठीक है, अगर इन दो बाइनरी को आप प्लस करोगे क्या ये बाइनरी नंबर यही निकलेगा। समझ में आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों को। जी इसको सर निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए निकाल के बताइए, देखते हैं।
किसी का निकला? चलिए देखिए, ये जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारे नंबरिंग के जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, एक आपका बाइनरी होता है, एक होता है डिसिमल ना, ठीक है, एक होता है बाइनरी होता है, एक होता है हमारा डिसिमल होता है, जी एक हमारा क्या होता है, ऑक्टल होता है, फिर इसी तरीके से एक हमारा होता है हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। तो बाइनरी की जो बेस होती है वो 0 एंड 1 होती है, जिसको 2 से डिनोट किया जाता है। डिसिमल की जो बेस होती है वो 0 से लेकर 9 होती है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, 10 से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो नंबर लिखा गया वो 10 दे दिया गया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 19 नंबर जो है वो क्या है, वो डिसिमल की बेस है। ऑक्टल जो होती है, इसकी बेस जो होती है 0 से 7 होती है, जिसको 8 से डिनोट किया जाता है। और हेक्साडेसिमल जो होता है, इसकी जो बेस होती है वो 0 से लेकर कितनी होती है, 15 होती है, और जिसको 16 से डिनोट किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो मतलब नंबरिंग की जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बाइनरी 0 1, तो इसको मिलाकर 2 हो गया। अब ये 0 9 से मतलब क्या है, यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 तो यानी यहाँ पर जो 9 कहा गया है, ठीक है, तो ये 0 को लेकर हम क्या मिलाते हैं, 10 बना देते हैं, तभी इसका बेस 10 हो जाता है, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 9 तक की हमने गिनती तो लिख दी, तो यानी ये 9 अदद हुआ, बट यहाँ पर हम 0 को कंसीडर करके हम इसको 10 बना देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम 0 से लेकर 7 तक लिखते हैं, तो 0 को गिनकर हम क्या कर देते हैं, इसको 8 बना देते हैं। तो हेक्साडेसिमल में जो है इसका थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाता है, यानी इसको हम 0 से 9 तक तो लिखते हैं, 0 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 तक लिखते हैं, बट यहाँ पर जब हम 10 पे जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम अल्फाबेट में लिखते हैं। तो 10 को हम यहाँ पर ए मानते हैं, और इसी तरीके से 11 को हम यहाँ पर बी मानते हैं। इस तरीके से ए से एफ तक हम चलते हैं। और 12 को हम यहाँ पर क्या मानते हैं, सी मानते हैं। और 13 को हम यहाँ पर क्या मानते हैं, डी मानते हैं। और 14 को हम यहाँ पर ई मानते हैं। और 15 को हम यहाँ पर क्या मानते हैं, इफ मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल को लिखा जाता है, जिसकी बेस होती है 16। तो 0 1 से लेकर 15 तक हमने लिख दिया, ठीक है, बट 0 को अगर हम मिला देंगे तो हम क्या है, 16 अदद इसको बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना, 10 से ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी अल्फाबेट के अंदर चली जाती है। 10 को ए मानेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ, ठीक। तो ये बेस आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर। चलिए ठीक है, क्योंकि इस बार जो है आपके बाइनरी और ये हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें बेस दिया गया वो डिसिमल दिया गया है, ठीक है। यानी डिसिमल में हमें ये नंबर दिया गया जिसकी वैल्यू यानी जिसका बेस होता है 10। तो हमें मालूम है जब भी हम क्या करते हैं, हमें अगर डिसिमल या बाइनरी टू डिसिमल या डिसिमल टू बाइनरी अगर पूछा जाता है कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है, तो हम क्या करेंगे, हम जो मेमोरी की जो इस तरीके से जीबी वाली जो यूनिट होती है, ठीक है, यानी मेमोरी की जो यूनिट होती है उसी से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका सिस्टम ही यही है। यानी 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर चलते हैं। क्योंकि देखिए 1 GB होती है, 2 GB होती, 3 GB नहीं होती, 4 GB होती, 5 GB नहीं होती, डायरेक्टली हमारी क्या होती है, 8 GB होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, जब भी हम निकालते हैं तो यानी ये जो वैल्यू होती है, तो हम इतनी मतलब जीबी जो हम लिखेंगे इस वैल्यू से कम हम अपनी जीबी को लिखेंगे, यानी 19 से ज्यादा, यानी कोई ऐसी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे जो 19 से ज्यादा जाए, बल्कि 19 से कम तक ही रहे, ठीक। तो यानी 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB। अब देखिए 16 के बाद जो मेमोरी मिलती है वो 32 GB की मिलती है, ऐसा नहीं कि 25 GB की, 30 GB की, 26 GB की, 27 GB की या 20 GB की, इस तरीके की मेमोरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमने कहा है कि जो वैल्यू हम लिखेंगे 19 से ज्यादा वैल्यू नहीं जानी चाहिए, बल्कि उससे कम रहनी चाहिए। तो 16 के बाद 32 GB आती है, अगर 32 हम लिख देंगे तो इसका क्या मतलब, वैल्यू जो है वो 19 से ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो हमने ये जीबी लिख दिया, तो हमें 19 की वैल्यू जो है इसमें गिन के बराबर करनी है।
तो 16 और जिस वैल्यू को हम लेंगे उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, और जिस वैल्यू को हम नहीं लेंगे उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो 16 है, ठीक है। 16 हमने ले लिया, तो हमें कितनी वैल्यू अब मिलानी है कि 19 पूरा बन जाए। तो 16 के अंदर हम 8 तो नहीं ले सकते क्योंकि 19 से कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। 4 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख देंगे। और 16 में हम 2 मिलाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम ए भी मिलाएंगे। तो यानी जिस वैल्यू को हम लेंगे उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, जिस वैल्यू को हम नहीं लेंगे उसके नीचे हम 0 लिखेंगे। तो यानी इसका क्या मतलब, ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई, ये बाइनरी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। अब आपके क्वेश्चन में जो आपको बाइनरी की वैल्यू दी गई है वो 10101 दी गई है, और आपने जो निकाला है वो कितनी है, 10011, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक। यस सर। ठीक है, तो यानी इसकी सही वैल्यू ये होनी चाहिए, बट आपको जो दिया गया है वो ये दी गई है, तो यानी आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। अब देखिए ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी इस तरीके के क्वेश्चन पहले कभी नहीं आए हैं, हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यानी इस तरीके की जो चीज होती है उसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें अब जब दो बाइनरी वैल्यू को आप प्लस करोगे, तो देखिए अब डायरेक्टली दोनों बाइनरी वैल्यू को आप प्लस तो नहीं कर सकते। इसकी शर्त तो ये है कि पहले इस वाली बाइनरी वैल्यू की आपको क्या करना है, डिसिमल मतलब डिसिमल निकालना है, फिर इसकी भी आपको डिसिमल वैल्यू निकालना है। फिर इन दोनों डिसिमल वैल्यू को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। फिर प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी आप बाइनरी निकालोगे। तो अगर बाइनरी आपकी इसके मुताबिक जो आपको ये प्लस में दी गई है अगर होगा तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको भी हम चेक करते हैं। आपकी ये पहली बाइनरी की वैल्यू क्या है, 1011, ठीक। एक ये हो गई है, और दूसरी वाली आपकी क्या है, 110, ठीक। तो यानी ये दो बाइनरी की वैल्यू आपको दी गई है। तो इसमें क्या है कि जब भी हमें बाइनरी से डिसिमल करना होता है तो उसके लिए भी वही तरीका हम अपनाते हैं। तो 1 2 4 8, तो हमने पहले भी कहा कि यानी जिस वैल्यू के नीचे अगर 0 पड़ेगा, यानी जिस वैल्यू को ऊपर अगर 0 पड़ता है तो उसको हम काट देते हैं, उसको नहीं कंसीडर करते हैं। जिसके ऊपर 1 आता है उसी को हम जोड़ते हैं। तो लिहाजा 1 के मतलब 8 के ऊपर 1 है, ठीक है। तो 8 को हम जोड़ेंगे, तो यानी 2 को भी जोड़ेंगे, 1 को भी जोड़ेंगे, तो 8 2 10 यानी 11। तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई है, 11 आ गई है। फिर इस पे अगर हम निकालेंगे 1 2 एंड 4, तो इसको हम काट देंगे, और यहाँ पर 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 11 में अगर हम 6 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 17 हमारी डिसिमल वैल्यू आई हुई है, तो इसकी अब हम क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी बाइनरी निकालते हैं तो मेरे ख्याल से यही बाइनरी निकलेगी, क्योंकि 19 है, नहीं इससे हो सकता है कुछ, वो देखिए चलिए देख लेते हैं, 1 2 8 16, ठीक है। तो कि देखिए अब हमें क्या है कि मतलब कितनी वैल्यू मिलाना है कि हमारा 17 मतलब 17 जो है पूरा बन जाए। तो 16 तो हम लेंगे, 8 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, हाँ 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 16 में अगर 1 मिलाएंगे तो 17 बन जाएगा। तो हमारी जो बाइनरी वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 10001, ठीक है, 10001। तो यानी हमारी बाइनरी वैल्यू जो है अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं तो ये आ रही है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10101। तो इसका क्या मतलब है, ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? जी सर जी। जी अमल, आपको समझ में आ रहा है? जी सर बिल्कुल। जी सर। चलिए फिर ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके और भी आ सकते हैं या आए हुए होंगे, ठीक है। तो यानी इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग डील करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि जहाँ पे क्या, जी जी सर बस। ये ब्रैकेट के बाद 2 दिया है वहाँ, ये क्यों? क्या नहीं दिया है, ये ब्रैकेट के बाद जो 2 दिया हुआ है ना, हाँ तो 1011/2, बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू। क्यों लिखा है? इसका कोई वो बाइनरी वैल्यू का बेस है। बाइनरी मतलब 2 वैल्यू होती है ना, 0 एंड 1, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, उसकी बेस को 2 ही मानते हैं ना। अभी शुरू में तो मैंने वही बताया कि डिसिमल को क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, हेक्सा को 16 मानते हैं, इसी को आप बोल रही हो। ये जो है यहाँ पर इसकी बेस जो होती है, बाइनरी की जो बेस होती है, बाइनरी की जो वैल्यू होती है 0 एंड 1। तो यानी 0 1 को अगर हम मिलाएंगे तो उसको हम 2 आदद मानते हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ठीक। चलिए
Question number 8. Miss Anita excited to use a new software which is freely available to download, but she cannot modify or change the source code Anita is using. कहने कि अनीता जो है बहुत एक्साइटेड है एक न्यू सॉफ्टवेयर को यूज करके जो कि मतलब फ्री अवेलेबल है, ठीक है, यानी फ्री में अवेलेबल है, उसने डाउनलोड किया, बट वहां पर क्या है कि वो उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई या कोई भी सोर्स कोड को वो चेंज नहीं कर सकती। यानी सिंपल सी बात है, अनीता ने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और उसको यूज करके बहुत वो एक्साइटेड है, लेकिन वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। तो अनीता कौन से सॉफ्टवेयर को वो यूज कर रही है? फ्रीवेयर को यूज कर रही है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फर्मवेयर है, या लाइववेयर है? सर बी ऑप्शन। ये कंफ्यूजन हो रही है। सर ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए सर। हाँ देखिए ये ए वाला है, ठीक है। ऑप्शन देखिए ओपन सोर्स के अंदर हमने आप लोगों को क्या बताया, देखिए फर्मवेयर या कोई सॉफ्टवेयर नहीं तो ये भी नहीं होता, ये होते हैं, ठीक है। अब फ्रीवेयर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो क्या? मतलब फेसबुक के या व्हाट्सएप के कोई भी फंक्शन के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो? आपके बस में है वो? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। तो यही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री में होते हैं, बट इसके अंदर आपको सोर्स मिलता है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओपन सोर्स यानी यहाँ पर जो सोर्स होता है वो खुला हुआ होता है। हमने इसी तरीके से आपको बताया था कि आप इसको इस तरीके से याद कीजिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसके अंदर आपको सोर्स मिलता है, यानी ओपन सोर्स, बिल्कुल सोर्स खुला हुआ है कि इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे मोजिला फायरफॉक्स जो है ये लैपटॉप वगैरह के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें अभी गूगल के अंदर तो बहुत इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सारे कंप्यूटर के ही फंक्शन के अंदर, वो मतलब कंप्यूटर के अंदर ही उस तरीके के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी हिसाब से सेटिंग को और दीगर सारी चीजों को मॉडिफिकेशन वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो 21 में भी आया था ना क्वेश्चन। क्या 21 के क्वेश्चन लग रहे हैं। इसके क्वेश्चन लग रहे हैं? 2021 के 23 के लग रहे हैं? सर ये 21 के बोल रही है। ओके ओके, नहीं तो फिर आप देख लीजिए 21 के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या बताया जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आपने किया है 2022 के क्वेश्चन जो आपको 21 के लग रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। नहीं, ये क्वेश्चन 21 में भी आया था, वही बोल रही हूँ। सर ये फ्रीवेयर और लाइववेयर क्या है सर ये? नहीं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको 18 में भी मिलेंगे, 19 में भी मिलेंगे, ठीक है। हर मतलब हर साल में इस तरीके, बस कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखिए एलएमएस वाला जो है हमने किसके अंदर, टीचिंग के अंदर भी इसको पढ़ा। अब ये एलएमएस वाला जो है वो 2022 से ही मेरे ख्याल से ये एलएमएस सॉफ्टवेयर वाली जो चीज है वो घूम रही है। इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा था इस टर्म को, ठीक। तो अब इसके बारे में बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन द केस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट के बारे में सही है? क्या एलएमएस जो है एक सॉफ्टवेयर है? एलएमएस कैन बी यूज फॉर वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप्स। LMS जो है एक हार्डवेयर है। LMS कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन क्विजेस। LMS कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट। किसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है? सर ऑप्शन ए सही होगा इसका। ऑप्शन ए बी ई। चलिए और कोई बताए? ऑप्शन सी सर। लास्ट ऑप्शन डी इसमें यूज टू नहीं। ए बी एंड डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये LMS जो है एक तरीके का, हमने पढ़ा था ना कि ये एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कोर्स वगैरह भी डिलीवर किया जाता है, कंटेंट और दीगर सारी चीजें वहां पर आपको दी जाती है, पढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमने कहा था कि ये 1991 में या मतलब 1990 या 1991 के अराउंड इसको डेवलप किया गया था, और कोरोना पीरियड में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। 1990। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। तो ये इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट बनाने के लिए कुछ ऐसा इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। जब लर्निंग से रिलेटेड है तो क्विज वगैरह यहाँ पर होते हैं, ठीक। तो ये है, ये हो सकता है, ये हार्डवेयर हो ही नहीं सकता। सी को तो हम ऐसे भी यहाँ से हटाएंगे, बी वाले ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय होम? WW को किसके जरिए इन्वेंट किया गया? सर ऑप्शन ए सर। ये टीम Yes, sir. ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए कहाँ से हो सकता है ये? डी है, लेकिन ये ई नहीं है इसके आखिर में, ये जो- टीम बर्नर-ली है। ये देखिए ये इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका पूरा नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। टाइम बर्नर-ली इसका नाम है ना, कुछ इस तरीके का नाम है। टाइम नहीं है, ई नहीं है आखिर में, टीम है, टीम अच्छा बर्नर-ली। टीम है, ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ टीम बर्नर-ली, ठीक है, कुछ इस तरीके का इस बंदे का नाम है, तो यही नाम दिया गया। अच्छा ये बताइए, अब ये भी आपके पीवाईक्यूज के अंदर ये आए हुए हैं, बिल गेट्स जो है वो किसका फाउंडर है, स्टीव जॉब्स जो है ये किसका फाउंडर है। ये एक तो मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। जी जी स्टीव जॉब्स तो एप्पल का है ना, जी। बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट शायद। हाँ माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल सही, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये एप्पल कंपनी का है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, कैश मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कह रहे हैं कि सीडी यानी जिसको कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं एंड मैग्नेटिक टाइप आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस। कैश मेमोरी जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है और ये कह रहे बहुत ज्यादा स्लो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। सीडी एंड मैग्नेटिक टाइप्स जो है वो सारी की सारी ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस है। क्या लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला तो गलत है ये फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी सर। क्योंकि कैश रैम से ज्यादा स्लो नहीं है। सीडीज एंड मैग्नेटिक टिप्स पहला दूसरा भी तो गलत गलत है, है दोनों ही। बी ऑप्शन सर, और दूसरा भी गलत है क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है ये ना सर। बी हाँ ऑप्शन। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने पकड़ लिया। यहाँ पर जो हमें कंफ्यूज किया जा रहा था वो किसके जरिए, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो अपनी एक अलग टाइप्स होती है जिसके अंदर आपकी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी चीजें मैग्नेटिक के अंदर आती है ना। और सीडी में आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आपकी जो आती है ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये तीन इसके अंदर आती है। बाकी ब्लूरे डिस्क की कुछ टाइप्स होती हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर, इस तरीके की जो होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स हो। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन के जरिए ही वो चीज आपकी अप्लाई होती है। कैश मेमोरी जो है वो हमारी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल के अंदर हमारी रैम होती है, कैश होती है, इस तरीके से एक कोई और मेमोरी है, ठीक है। तो वर्चुअल कैश, जी हाँ, वर्चुअल मेमोरी हमारी जो होती है, ठीक, बिल्कुल सही है। और एक हमारी वो वाली मेमोरी जो होती है वो भी वोलेटाइल होती है। अरे जो ग्राफिक्स के अंदर जो लगती है वो कौन सी मेमोरी होती है? वीडियो ग्राफिक्स या वीडियो मेमोरी, कुछ इस तरीके से जो ग्राफिक कार्ड के अंदर लगती है वो भी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसमें जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी जो होती है बहुत ज्यादा फास्टर होती है रैम से, ठीक है। और ये कौन सी मेमोरी होती है? कैश की कोई एग्जांपल दे सकता है? मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है कुछ। सर जैसे हम चैट करते हैं तो उस टाइम कुछ लिखें तो पूरा वर्ड हो जाए, फौरन आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल साबिक सही। अगर कोई चीज चेक की हुई है तो उसका एक लफ्ज डालते हो फौरन पूरा आ जाता है। ठीक ठीक, देखिए कैश मेमोरी जो है वो इतनी तेज होती है, फौरन चीजों को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है। इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि कैश जो है बिल्कुल चीजों को कैच कर लेती है। जैसे बार बार अगर जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम होता है ना कि व्हाट्सएप वगैरह के अंदर हम लोग हमेशा क्या एएस लिख के सलाम भेज देते हैं, ठीक है। तो जब भी, वगैरह जो रहती है, हाँ जब भी आप ए लिखोगे फौरन क्या है आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है वो एएस बन के आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग मोबाइल को छोड़ दीजिए, आप लोग अभी कंप्यूटर के वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करो, ठीक है। कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर लिखते हो फौरन वो चीजें आपके क्या है, आप उसके नीचे आ जाती है, सर्च बार के अंदर आ जाती है, फौरन वही चीजें आ जाती है। ये कैश मेमोरी का ही काम होता है वोलेटाइल। तो यानी ये चीज जो है जब तक आप एएस का इस्तेमाल करते रहोगे तब तक वो बार बार आती रहेगी। अभी देखिए आप इसको मतलब उसको करके देख लीजिए। अभी आप 1 महीना लगभग आप एएस का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए अपने मोबाइल के कीपैड पे, तो एएस जल्दी नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब, ये वोलेटाइल होती है, यानी ये हमेशा नहीं रहती, टेम्परेरी मेमोरी होती है। यानी जब तक आप काम करते रहोगे तब तक ये आती रहेगी, छोड़ दोगे तो ये भी आपको भूल जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है बिल्कुल न्यू आए हुए हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 नंबर्स AC। अब यहाँ पर जो 3 नंबर्स AC बोला गया यानी ये वाला जो ऑप्शन दिया गया A, B एंड C, और इसमें कह रहे हैं कि कौन से 3 नंबर है डिसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नोटेशन में रिस्पेक्टिवली और इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नोटेशन। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर आपको दिए गए हैं, कह रहे हैं कि ये जो बाइनरी नंबर है तो इसमें से कौन सा जो है वो डिसिमल के इक्विवेलेंट आएगा या ऑक्टल के इक्विवेलेंट आएगा या इस तरीके से हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट आएगा ये बाइनरी नंबर। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने पहले भी आप लोगों को बेस बता दिया है ना कि अब यहाँ पर ये 16 बेस लिखा गया, तो इसका क्या मतलब ये हेक्साडेसिमल है। हमने हेक्साडेसिमल की वैल्यू बताई है कि 10 से हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेट में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डी वैल्यू है तो इसका क्या मतलब कुछ इस तरीके की वैल्यू आई होगी 11, 12, 13 जिसमें डी आ रहा होगा।
और यहाँ पर बेस 8 है तो ये ऑक्टल में है, यहाँ पर बेस 10 है जो है आपका क्या है, ये डिसिमल में है। डेसिमल में। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं। पढ़ाया है शायद हमने ये वाला, इसकी कन्वर्जन हमने बताई है आप लोगों को। जी सर, हमने कुछ पढ़ा था। इसकी बताइए। देखिए अब वो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जबकि पहले कभी नहीं आए थे। सर इसका लास्ट होगा क्योंकि डी की जो होती है शायद 100 रहती है सर। देखिए रईस आपने तो सही तो बता दिया है, ठीक है, अगर आपने तुक्का मारा है तो सही, अगर आपने नहीं सर, मुझे इसका D9 का तो पता था सर। ठीक है, और अगर आपने निकाल के बताया तो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो निकाला नहीं वैल्यू सर, यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकल रही है, ठीक है, डिसिमल वाली, तो डिसिमल की एग्जैक्ट वैल्यू ये यहाँ पर नहीं लिखी गई है, बट ऑप्शन के मुताबिक जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ये इस बाइनरी की निकलती है वो सी वाली निकलती है, ठीक है। तो सी आपके एक ही ऑप्शन में है जिसके साथ ए लगा हुआ है, तो मजबूरन हमें डी को ही क्या करना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा, और एनटीए ने भी इसी को सही माना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपकी ये वैल्यू कितनी है, 1110111 ठीक है। तो इसकी हम कन्वर्जन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जन अगर हम किस में करते हैं, अगर हम डिसिमल में पहले करके देख लेते हैं डिसिमल की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो इसमें वही जीबी वाला तरीका हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 64 दूना कितना होगा, 128। 28 है। हाँ, तो इसमें क्या है कि जीरो वाली वैल्यू को हम काट देते हैं, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। अब इसको जोड़ के आप लोग बताइए कितना आ रहा है, 128 64 16 8 1। 219 या 218 कितना आ रहा है? 216 आ रहा है। 216 आ रहा है। सोलह हाँ ठीक है ना, यहाँ से हम ले रहे हैं ना, ठीक है। 207 सॉरी 207 कितना आ रहा है? 207 सर। 207। चलिए तो 17, तो ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई है, डिसिमल की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब इसी को हम निकालते हैं ऑक्टल के बेस में, तो हमारी बाइनरी तो यही रहेगी 10110000, ठीक है। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, ये बाइनरी हम यहाँ पर इस तरीके से बेस लिख देते हैं, ये बाइनरी वैल्यू, ठीक है। तो जब भी हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं। तो मान लीजिए 3-3 की ग्रुपिंग का मतलब ये है कि यानी ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो 3-3 की हमने ग्रुपिंग किया, बट यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू बच गई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारी वैल्यू बच जाती है यानी हमारी ग्रुपिंग में कमी आ जाती है, तो उसके बाद हम क्या बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमने एक 0 बढ़ा दिया, तो इसका क्या मतलब है, 3-3 की ग्रुपिंग हो गई, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर बाइनरी आपकी सिर्फ 3 ही थी तो यानी 3 की ग्रुपिंग पे ये आ जाती। अगर आपकी वैल्यू 4 होती है, ठीक है, तो आपकी ग्रुपिंग में कमी पड़ रही है, यानी एक वैल्यू आपकी बच रही है, तो आपको 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, 2 0 और बढ़ा दोगे, ठीक है। अब ये जो 0 बढ़ता है ना, इस पे आपकी वैल्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि 0 वाली जो वैल्यू होती है, चाहे बाइनरी में हो या ऑक्टल में हो या डिसिमल में या हेक्साडेसिमल में, वो कट जाती है। जैसे हमने ऊपर से 0 वाली वैल्यू को काट दिया है, इसी तरीके से 0 वैल्यू सिर्फ बढ़ाई जाती है बराबर करने के लिए, बट आपकी वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पर 3-3 की ग्रुपिंग है, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे 1 2 4, ठीक, फिर 1 2 4। अब इसमें क्या होता है, हम एक साथ ऐसे करते हुए चले जाते हैं डिसिमल के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3-3 की ग्रुपिंग करके निकालते हैं 1 2 4। अब देखिए जिसके ऊपर 0 उसको हम कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको और इसको। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यानी 2 1 3, इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, ये 3 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, 2 1 ये भी, हाँ ये भी आपका नहीं, ये ऐसे नहीं जोड़ता, ये भी आपका क्या है, 3 हो गया।
ये भी आपका क्या है 1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे 3 3 6 1 3 3 9, इसको ये 3 ये 3 ये 3, इसको हम कैसे लिखेंगे 331, ठीक है। ये आपकी क्या है ऑक्टल की वैल्यू आ गई है। समझ में आया किस तरीके से निकल रहा है? जी जी सर। हाँ, तो अलग अलग ग्रुपिंग की जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐसे ऐसे उठा के लिख देंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे 3 3 दूनी 6 प्लस 1 उसमें 1 मिला दो 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं हम जोड़ेंगे। तो जो जी इस मतलब जो 3 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो ग्रुपिंग पे वैल्यू आ रही है उसको हम ऐसे ही अलग अलग उठा के लिखेंगे, ठीक है। अब जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल पे हम कन्वर्जन करते हैं तो वहां पर हम 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ 3 3 की किया तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक वैल्यू कम पड़ रही थी तो हमने 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम मान लीजिए हम अपनी बाइनरी वैल्यू लिखते हैं जो हमें एग्जांपल में गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये है बाइनरी वैल्यू हमारी 1, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 4 4 की, अब देखिए ये 4 4 की हमने ग्रुपिंग की तो बिल्कुल 8 वैल्यू है, तो हम इसमें कुछ ना बढ़ाएंगे ना कुछ कम करेंगे क्योंकि बिल्कुल 4 4 की ग्रुपिंग हो रही है और 2 ग्रुपिंग यहाँ पर हुई है और दोनों सही आ रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से और बढ़ के आ जाता तो फिर हम 3 वैल्यू इस तरीके से बढ़ाते ताकि 4 की ग्रुपिंग हो जाए, बट हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 4 की ग्रुपिंग अपने आप यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो जिसके ऊपर 0 होगा उसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 8 4 12, 12 1 13, ठीक है। अब 13 को हम हेक्साडेसिमल के अंदर क्या लिखते हैं, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे इस वाले ग्रुप को, ये कितना होगा 8 1 9, ठीक। तो 13 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, डी हाँ, तो 9D। ये D9 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर आप देखोगे आपके आंसर के अंदर D9 है तो C ही सही होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्शन में एक जगह C है तो उसके मुताबिक हमें क्या करना पड़ा, D वाले को ही कंसीडर करना पड़ा सही, और एनटीए ने भी इसी को माना है और जायज भी है इसी को मानना, ठीक। जी सर। समझ में आ गया है कि नहीं? जिनको नहीं मालूम है समझ में आ गया। देखिए इस सर तरीके का सर इसको आप लिख दीजिए, ये हेक्सा और ऑक्टल हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ओके ओके ठीक है। किस पे, ये जो अभी हमने पढ़ा है? जी जी। ये हेक्सा हो गया आपका, ये आपका ऑक्टल है, ठीक है। ओके जी सर, थैंक यू। ये प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर ये चीजें आ गई है ना तो इससे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। तो कह रहे हैं कि डिस्कशन फॉर्म और वन ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट फॉर मूव। कह रहे हैं कि मूव की जो 4 कोऑर्डिनेट या 4 अज्जा जो है उनमें से एक डिस्कशन फॉरम भी है, यानी उनमें से एक अज्जा जो है वो डिस्कशन फॉरम भी है। कह रहे हैं कि डिस्कशन फॉरम और इनबिल्ट फ्यूचर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इनबिल्ट फ्यूचर का मतलब क्या होता है, यानी जो किसी मतलब लर्निंग मैनेजमेंट का इनबिल्ट फ्यूचर है। तो इसका क्या मतलब है, इनबिल्ट फ्यूचर अगर बोलते हैं तो यानी जो अलग तौर पे बिल्कुल सेपरेट ना हो, यानी उसका एक पार्ट हो। तो यानी डिस्कशन फॉरम जो है क्या वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है या एक हिस्सा है? तो ये असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सर। यस सर, सी होगा। देखिए पहला भी ठीक है। देखिए ये दोनों सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसको माना गया, इसको कंसीडर किया गया है, तो ये दोनों सही है बट इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो चीजें, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन जो हमने देखा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो इसमें भी पढ़ने लिखने का काम होता है क्योंकि ये ऑनलाइन बेस है, तो इसमें भी डिस्कशन फॉरम और दीगर सारी चीजों के ऑप्शन यहाँ पर भी बने हुए हैं, तो उसको यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो रीजन सही नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है बट चीजें दोनों सही है, ठीक। देखिए मूव के ताल्लुक से यहाँ पर एक चीज है आपकी, मतलब न्यू टाइप की आई हुई है और इससे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं इसी बार, मतलब 2022 के अंदर ही आए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपको 2 पॉइंट वाली चीज है, इसको आपको नोट करना है। तो एक तो मूव के ताल्लुक से आपको मालूम है कि मूव जो है ऑनलाइन कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन कोर्स होता है, कोई भी बंदा इसको कहीं से भी पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके जो 4 कोऑर्डिनेट है वो यही है। पहला है आपका ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्स या सेल्फ असेसमेंट। तो इसको जो वेब रिसोर्स है ना, कहीं कहीं इसको डिस्कशन फॉरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे मूव के जो 4 कोऑर्डिनेट है, जो आपके स्वयं के 4 कोऑर्डिनेट वही वाले मूव के साथ भी आते हैं, बट कहीं कहीं इस तरीके से अलग भी मिलते हैं। तो वेब रिसोर्स को डिस्कशन मतलब फॉरम के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप मूव के ताल्लुक से ये इसी चीजों को लिखिए, बट अगर स्वयं के ताल्लुक से पूछिए जिसको आपने पढ़ा है, जैसे हमने बताया था आपको 2 मतलब
ये वाली मतलब कुछ इस तरीके से निमोनिक्स आप लोगों को बताई थी कि टू चॉइस का डिसीजन सेल्फ होगा। टू का मतलब क्या होता है ट्यूटोरियल, चॉइस का मतलब क्या होता है कंटेंट, डिसीजन का मतलब क्या होता है डिस्कशन फोरम, सेल्फ से हमने क्या बताया था सेल्फ असेसमेंट बताया था। तो इसको भी आप लोग उसी से रिलेट कीजिए। बट अगर कुछ वेब रिसोर्स वगैरह से इस तरीके का ऑप्शन आ जाए और मूक वहां पर होगा तो आपको क्या करना है वेब रिसोर्स वाले को ही वहां पर मतलब चूज करना है। और अगर नहीं आएगा तो आप जो आपने स्वयं के ताल्लुक से पढ़ा है वही आपका सही होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसके मुतालिक, ठीक है, जो आपका डिस्कशन फॉरम पूछा गया है तो ये स्वयं वाला ही आपसे पूछा गया है, लेकिन कहीं कहीं वेब रिसोर्स को भी मूक के अंदर डिस्कशन फॉरम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड रीडिंग मॉड्यूल्स कैन बी इंक्लूडेड इन अ 4 क्रेडिट कोर्स एंड ईच कोर्स में हैव टू, ठीक है, अप टू 35 to 40 मॉड्यूल्स। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन टीचिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि एक क्वेश्चन वहां पर आया हुआ था कि मूक के अंदर जो कोर्सेज होते हैं क्या सारे कोर्सेज जो होते हैं वो क्रेडिट बेस्ड होते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन? इस जी तरीके के सर, ऑप्शन, हाँ इस तरीके से ऑप्शन में एक ऑप्शन आया था मूक के ताल्लुक से क्वेश्चन था कि क्या मूक के सारे जो कोर्सेज होते हैं मूक के ऊपर वो सारे क्रेडिट बेस्ड होते हैं? नहीं। तो उसमें हमने बताया था कि मूक के कुछ कोर्स जो होते हैं वो क्रेडिट बेस्ड होते हैं, कुछ जो है वो क्रेडिट बेस्ड नहीं होता। तो मूक के अंदर जो कोर्स 4 क्रेडिट बेस्ड का होता है। जैसे यूजीसी के बहुत सारे कोर्सेज, जैसे हम लोग मास्टर वगैरह के अंदर जो कोर्स करते हैं वो 4 क्रेडिट का होता है। तो इसमें क्या है कि मूक के अंदर जो 4 क्रेडिट वाला कोर्स होता है तो उसके अंदर क्या है 20 घंटे की वीडियो लेक्चर मिलेंगे और मतलब 35 से लेकर 40 मॉड्यूल्स मिलेंगे जो आपके सिलेबस को कवर करेंगे। मॉड्यूल्स क्या होता है, यानी सिलेबस को मतलब जो सिलेबस होता है आपके सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे पॉइंट में एक तरीके से क्या कर दिया जाता है तकसीम कर दिया जाता है, उसी के मुताबिक आपको पढ़ाया जाता है। इसी को मॉड्यूल्स यानी खाका या नक्शा बोल सकते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि मूक के अंदर जो 4 क्रेडिट वाले कोर्स होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हो सकते हैं या कितने घंटे का मतलब वीडियो लेक्चर आपको मिल सकता है। तो 35 से लेकर 40 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और वीडियो लेक्चर जो होगा वो 20 घंटे का होगा। ठीक, और ये आपके लिए एक काफी अहम है मतलब इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए। इन ऑर्डर टू डेवलप अ वीडियो फॉर मूक हाउ मच पोर्शन ऑफ सम कॉपीराइट वीडियो इज अलाउड टू बी यूज एज पर द फेयर यूज गाइडलाइन। देखिए फेयर यूज गाइडलाइन के मुताबिक मूक के अंदर भी मतलब कॉपीराइट वर्क जो है वो यूज हो सकता है। ठीक है, अगर मूक पे आप कोई भी वीडियो कोई भी मटेरियल या दीगर सारी चीजें आप फेयर यूज के मुतालिक आप वहां पर अपडेट करना चाहते हो या डेवलप करना चाहते हो तो वो कितना फेयर यूज आप कर सकते हो, यानी कितनी की परमिशन आपको दी गई है। तो वो 10% है या 3 मिनट है या फिर उससे कम है। तो 10% या 3 मिनट तक या फिर उससे कम, यानी इससे ज्यादा, यानी 3 मिनट से ज्यादा आप नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हो बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 10% कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो लेकिन 10% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फेयर यूज का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारे प्लेगरिज्म होते हैं यानी जो हम कॉपीराइट करते हैं किसी दूसरे के वर्क को चुराते हैं तो उसमें पेयर यूज, जैसे हमारे टीचिंग के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि पेयर यूज जो होता है वो किसके लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कितनी परमिशन हमें दी गई है। तो वहां पर हमने बताया था कि 6% तक हमें परमिशन दी गई है कि अगर किसी के वर्क को हम चोरी करना चाहते हैं अपने रिसर्च के अंदर तो 6% तक हम यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हम करेंगे तो वो क्या है एक तरीके से मतलब प्लेगरिज्म है, उस पर रोक लग सकती है, दीगर सारी चीजें, हमें जेल भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अब मूक की ये जो पॉलिसी है फेयर यूज के मुतालिक इसको आपको याद रखना है, ठीक, अगर आप लोगों को ना मालूम हो। ठीक है, जी चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द सिंबल सीसी सिग्निफाई। अब ये सिंबल जो सीसी है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या ये कॉपीराइट मटेरियल है या कॉपीबल मटेरियल या क्रिएटिव कॉमन्स या कॉपीराइटेड मटेरियल। तो ये सीसी जो है ना इस तरीके का एक सिंबल है जो ईमेल वगैरह के टैग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप देखेंगे। ऑप्शन सी सर, सी ऑप्शन सर। बी। नहीं देखिए सी, इसका सी सही आंसर है। ठीक है, जिसने भी बताया है तो इस तरीके का जो होता है आप देखेंगे बहुत जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्रिएटिव कॉमन्स। ठीक है, सर एक सी होगा तो कॉपीराइट का आ जाएगा। डबल सी क्रिएटिव कॉमन्स का। क्या अगर एक सी होगा तो कॉपीराइट आ जाएगा? जी सर, एक सी होगा तो कॉपीराइट का वो सिंबल हो जाएगा। ओके ओके ठीक है जी सर, डबल इसका होगा क्रिएटिव कॉमन्स। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए फिर इसके बाद क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, अ डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैस्क्यूरेट्स एज अ यूजफुल एप्लीकेशन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी एक डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम यानी हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम वो डिस्ट्रक्टिव है यानी कंप्यूटर को तोड़फोड़ करने वाला। दैट मैस्क्यूरेट्स, मैस्क्यूरेट्स का मतलब क्या होता है, यानी जो एक तरीके से किसी की मतलब शक्ल ले ले, जैसे होता है ना
जो यूजफुल एप्लीकेशन की शक्ल ले ले, मतलब एक तरीके से उसका रूप ले ले, उसकी शक्ल ले ले। जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक व्हाट्सएप, एक ओरिजिनल व्हाट्सएप है, लेकिन उसी जैसा कोई एक व्हाट्सएप और आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाता है, जो देखने में आपको बिल्कुल लिजिटिमेट टाइप का लगता है, यानी बिल्कुल सही लगता है, यानी एक तरीके से क्या है, वो सही एप्लीकेशन की शक्ल लेकर आपके कंप्यूटर के अंदर वो है, लेकिन हकीकत में वो क्या होता है, वो एक डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी वो एक तरीके से वायरस की शक्ल में वो आता है, आपके कंप्यूटर में रहता है। मलेशियस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को और दीगर सारी चीजों को वो क्या करते हैं, चोरी करते रहते हैं और दूसरी थर्ड पार्टी को वो शेयर करते रहते हैं। तो इस तरीके की एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, वार्म बोलते हैं, ट्रोजन बोलते हैं, या फायरवेयर बोलते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। हाँ, ने बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका कीवर्ड मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, किसी को याद है? वार्म, लेजिटिमेट सर। ये वार्म देखिए ये तो होता है ना, वार्म का मतलब जिसे हमने कहा सेल्फ रिप्लिकेटेड। सर ये विदाउट ह्यूमन होता है ना, वोम तो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये सेल्फ रिप्लिकेटेड यानी जो अपने आप से पैदा हो जाता है कंप्यूटर के अंदर। जैसे मेरे साथ आज वही हुआ, जैसे मैंने ये पढ़ाने के लिए मैंने आज पीपीटी बनाई और दूसरी पीपीटी बनाई थी, और अच्छा खासा उसमें टाइम भी लगाया, सुबह से लेकर बिल्कुल शाम तक बैठा रहा। मैंने फाइल को सेव किया, सब कुछ किया, ठीक है। अब ये मगरिब से पहले, अजान से पहले मैंने कहा सोचा लाओ देख लूं, कुछ चीजें थी मुझे ऐड करनी थी, तो मेरी फाइल जो है वो एक तरीके से वायरस में तब्दील होगी, फाइल जो है वो खुल ही नहीं रही है, और जिस फाइल के अंदर मैंने उसको सेव किया था वो सारी की सारी फाइल जो है वो वायरस के अंदर तब्दील हो गई। तो वही है वो वार्म्स है। तो यानी क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटेड, यानी खुद ब खुद जो है वो अपने आप पैदा होते हैं, अंडा बच्चा करते रहते हैं, उसके साथ जो भी होता है उसको भी ओढ़े बैठते हैं। यानी जैसे बहुत सारे वायरस कंप्यूटर के अंदर ये होता है कि हम किसी की मेमोरी लगा लेते हैं, किसी की एक तरीके से पेन ड्राइव लगा लेते हैं, यूएसबी लगाते हैं, उस वजह से वायरस आ जाते हैं, जिसको ये वाला वायरस हम बोल सकते हैं, सिंपल सा वायरस जो होता है, ठीक है। लेकिन वार्म जो होते हैं, ये एक तरीके का, वार्म का मतलब क्या होता है, कीड़ा। राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मेनी, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेटेड, यही यानी सेल्फ होते हैं, अपने आप ये पैदा होते हैं, इसको किसी से मतलब कहीं से इसका जन्म नहीं होता, ये अपने आप ये आपके कंप्यूटर के अंदर पैदा होते हैं। देखिए ट्रोजोन जो होता है, इसके लिए ये लफ्ज आप पकड़ के लिख लीजिए, मैस्क्यूरेट्स, ठीक है। यानी जो बिल्कुल क्या यूजफुल एप्लीकेशन, यानी एक रियल एप्लीकेशन, बिल्कुल ओरिजिनल एप्लीकेशन की शक्ल ले लेता है और आपके कंप्यूटर पे वो आकर इंस्टॉल हो जाता है, आपकी सारी प्रॉब्लम को, सारी चीजों को वो क्या करता रहता है, चोरी करता रहता है, और किसी को वो शेयर करता रहता है। और ये सारी चीजें कहाँ पर होती है, बड़े बड़े जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, वहां पर हैकर वगैरह जो होती है इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये फायरवेयर जो होता है इस तरीके का कुछ होता नहीं है। तो ये मलेशिया सारी टर्म है, और ये सारे आपके न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 के क्वेश्चन है। तो आप लोग कीजिए, मतलब इसी क्वेश्चन को 2022 वाले को कीजिए, जरूरी नहीं है कि 23 वाला मिलेगा तभी आपका निकलेगा। इसी को अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे, आपको खुद अंदाजा हो रहा है कि जो आपने आईसीटी पढ़ा उसके अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, बताई गई है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने मतलब देखिए इसमें क्या है कि चीजें आपकी रिवीजन से अच्छी होती हैं। आप चीजों को अगर लिख कर छोड़ दोगे, क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन लगाना एक सही बात है, बट अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से एक जो कुछ कीवर्ड आपने अपने जहन में सुना होगा या कुछ आपने लिखा होगा, तो वो सारी चीजें आपके जहन में रिकैल नहीं हो पाएगी। आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्या है, बिल्कुल रिकैल पे रहती रहेंगे, और क्वेश्चन भी आएगा तो आपको खुशी भी होगी कि हाँ हम चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक। जी जी यासीन, आपको कुछ बोलना है, आपका माइक ओपन है। नहीं सर।